हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रैकपुर में रितेश के साथ। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे और आप सब अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो आज मैं स्पेशल आपके लिए लाया हूँ सामान्य हिंदी, वो भी इम्पोर्टेंट नोट्स के साथ। आज से आप लोग पढ़ोगे एग्ज़ाम को क्रैक कर देने वाली हिंदी, जिसकी डेली क्लासेस इसी चैनल पर अपलोड कर दी जाएंगी। तो तो प्लीज़ डेली क्लासेस लें और अपने एग्ज़ाम को क्रैक करने की तैयारी करें। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए चलते हैं आज की क्लासेस की तरफ। आज का हमारा टॉपिक है हिंदी भाषा का विकास। तो सबसे पहले हम लोग भाषा के बारे में जानेंगे। भाषा क्या होती है? भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं, और यह एक क्रिया है। यह संस्कृत के भाष शब्द से निर्मित है, और भाषा भाषा को एक पैतृक संपत्ति भी कहते हैं। और संसार की सबसे अधिक बोले जाने वाली 6 भाषाओं को क्रम में दिया गया है। तो हम लोग जानते हैं कि संसार में सबसे ज़्यादा कौन सी बोली जाती है भाषा, और अपनी हिंदी कौन से नंबर पे आती है, कितने लोग बोलते हैं। तो ये सब जानकारी मिलने वाली है। तो सबसे ज़्यादा विश्व में मंडारिन बोली जाती है। मंडारिन सबसे पहले बोली जाती है 17%, और सेकंड नंबर पे आती है स्पेनिश, और थर्ड नंबर पे अंग्रेजी, और अपनी हिंदी जो है वो फोर्थ नंबर पे आती है, जिसे 4.4% लोग बोलते हैं। सबके परसेंटेज याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस मंडारिन की याद कर लीजिए और हिंदी की। और 5 नंबर पे आती है अरबी, 6 नंबर पे आती है बंगाली। इसके बाद आगे चलते हैं भारत में भाषाएं। अगर भारत में देखा जाए तो भारत में मुख्य 122 भाषाएं हैं। 122 भाषाएं बोली जाती हैं, जिसमें से 22 भाषा अनुसूची 8 के तहत मान्यता प्राप्त हैं। और अगर देखा जाए तो भारत में राजकीय भाषा हिंदी और अंग्रेजी 2 भाषाएं हैं। भारत में भारत में भाषाएं 4 भाषा परिवार के अंतर्गत आती हैं, जिसमें सबसे पहले नंबर पे जो है भाषा परिवार, वो है भारोपीय भाषा परिवार। भारोपीय भाषा परिवार को भारत में 78% लोग बोलते हैं, जिसके अंदर कौन कौन सी भाषाएं आती हैं? हिंदी आती है, बंगाली, मराठी, राजस्थानी, पंजाबी आदि भाषाएं आती हैं। तो ये सारे टॉपिक्स आप ध्यान देना, इनमें ध्यान देने की ज़रूरत है कौन कौन सी भाषाएं आती हैं। तो सेकंड नंबर पे आती है द्रविड़ भाषा परिवार। द्रविड़ भाषा परिवार। तो द्रविड़ भाषा परिवार में कौन कौन सी भाषाएं आती हैं और कितने परसेंट लोग बोलते हैं? तो इसमें 19% लोग बोलते हैं। इसमें भाषा तेलुगु आती है द्रविड़ में। द्रविड़ भाषा परिवार जो है ये लगभग दक्षिण भारत में बोली जाती है। और भारोपी भाषा जो ये हम लोग पढ़ चुके हैं, ये उत्तर भारत में ज़्यादातर बोली जाती है, उत्तर पश्चिम में। और द्रविड़ भाषा परिवार ये आती है दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत में इसमें कौन कौन सी भाषाएं? तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम आदि। इसके बाद थर्ड नंबर पे आती है ऑस्ट्रिक भाषा परिवार। इसमें 1.3% लोग बोलते हैं, और इसमें ऑस्ट्रिक भाषा परिवार जो है इसमें पूर्वी पूर्वी भारत की सारी भाषाएं आ जाती हैं। लगभग मेन जो भाषाएं वो खासी खासी, मुंडा, संथाली, ये भाषाएं सब पूर्वी भाषा की है, पूर्वी भाषा परिवार में जो भी है ऑस्ट्रिक भाषा परिवार में आती हैं। और नंबर 4 में चीनी भाषा परिवार, चीनी तिब्बती भाषा परिवार। इसमें बस 1%, मात्र 1% लोग बोलते हैं। इसमें काफ़ी सारी भाषाएं आ जाती हैं। और पहाड़ी पहाड़ी तरफ जो चीनी एरिया है, उस तरफ की सारी भाषाएं तानी,
और कुछ पूर्वी की भी आ जाती हैं इसमें, चीनी तिब्बती में। तो इसमें आती है कौन कौन सी भाषाएं? तानी, डेंग, कुकी, कुकी चिन, नागा, मरू, साल, नीती, बोडो, कार्बी, लेप्चा, ये सारी भाषाएं चीनी तिब्बती में आती हैं। इन सबको आपको याद करना पड़ेगा। और आगे देखते हैं भारत में बोली जाने वाली भाषाएं। भारत में कौन सबसे ज़्यादा भाषा बोली जाती है और किस भाषा को सबसे ज़्यादा लोग मातृभाषा मानते हैं? इसमें देखते हैं कि सबसे ज़्यादा भाषा भारत में हिंदी बोली जाती है नंबर 1 पे, जो 57% लोग बोलते हैं। और इसको मातृभाषा 43.6% लोग मातृभाषा मानते हैं हिंदी को। अब बस हिंदी का परसेंट याद कर लेना और बाकी का क्रम देख लीजिए। सेकंड नंबर पे भाषा जो है वो अंग्रेज़ी बोली जाती है। थर्ड नंबर पे बंगाली आती है। फोर्थ पे मराठी और फिफ्थ पे तेलुगु। तो आगे चलते हैं। दक्षिण भारत में सबसे अधिक बोली जाती है कौन सी भाषा? तेलुगु। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। दक्षिण भारत में सबसे अधिक तेलुगु बोली जाती है। और भारत में सबसे ज़्यादा भारोपीय भाषा परिवार और हिंदी भाषा सबसे ज़्यादा बोली जाती है। और हिंदी हिंदी भारोपी भारोपी का मतलब है भारत यूरोपी, ठीक है। हिंदी जो है वो भारोपी के भारतीय ईरानी शाखा के भारतीय आर्य उपशाखा की एक भाषा है। ये पॉइंट थोड़ा अच्छे से समझने लायक है। ओके, आगे चलते हैं। अब देखते हैं कि हिंदी का विकास क्रम। हिंदी का विकास क्रम। तो हिंदी का विकास कैसे हुआ ये देखते हैं। सबसे पहले संस्कृत, संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से अवहट, अवहट से हिंदी, तब जाके हिंदी बनी है। और डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं जैसे कि हिंदी की आदि जननी कौन है? तो हिंदी की आदि जननी अगर देखा जाए तो हिंदी की आदि जननी संस्कृत होगी, क्योंकि सबसे पहले संस्कृत ही थी। ये देखो यहाँ पर सबसे पहले संस्कृत है, तो इसको हिंदी की आदि जननी कहते हैं। और हिंदी भाषा के इतिहास का अगर हम लोग प्रारंभ मानते हैं तो वो अपभ्रंश से हिंदी भाषा का इतिहास जो है वो प्रारंभ होता है। और हिंदी वो जो है वो सौर सेनी अपभ्रंश की एक भाषा है। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। हिंदी सौर सेनी अपभ्रंश की एक भाषा है। और ये किसका रूप है? हिंदी खड़ी बोली और कौरवी का रूप है। अभी भी लगभग हिंदी का खड़ी बोली रूप जो है वो सबसे ज़्यादा बोला जाता है। भारतीय आर्य भाषा को 3 कालों में बांटा गया है। 3 कालों में बांटा गया है। सबसे पहले नंबर पे आता है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, जिसका समय अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। सेकंड नंबर पे मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा और थर्ड नंबर पे है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। तो सबसे नंबर 1 पे आते हैं प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा जो है ये 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक चली है। और इसके प्राचीन भारतीय आर्य भाषा के 2 खंड हैं। पहला तो का वैदिक संस्कृति, और वैदिक संस्कृति 500 ईसा पूर्व 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक चली है। और सेकंड है लौकिक संस्कृति, जो 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक चली है। अब सेकंड नंबर पे आते हैं मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी, 1000 ईस्वी में फ़र्क थोड़ा सा ध्यान देना। ये ईसा पूर्व है और ये ईस्वी। तो 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा
चली है और इसके 3 भाग हुए हैं। पहला तो पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। तो जो पाली भाषा है वो 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक चली है। जो गौतम बुद्ध के समय पाली भाषा मानी गई थी वो 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक चली है। प्राकृत भाषा जो जैन धर्म में मान्यता प्राप्त हुई है और वो चली है 1 ईस्वी से 500 ईस्वी। अपभ्रंश 3rd नंबर पे, ये 500 से 1000 ईस्वी। ये सबको रिलेट करते हुए चलना। देखो, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा 1500 से 500 ईसा पूर्व चली है। इसके बाद मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी चली है। इसके बाद आधुनिक भारतीय आर्य भाषा पे आते हैं। तो आधुनिक भारतीय आर्य भाषा 1000 ईस्वी से अब तक चल रही है, जिसके भी 3 खंड हैं। और सॉरी, एक जो छूट गया, अवहट पे हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया। तो आइए देखते हैं, संक्रमणकालीन भाषा हम लोग किसको कहते हैं? अवहट्ट को। अवहट्ट को संक्रमणकालीन भाषा कहते हैं, जिसका समय 900 से 1100 ईस्वी है। इसको संक्रमणकालीन भाषा इसलिए कहते हैं क्योंकि ये इसमें देखो, अपभ्रंश जो है 500 से 1000 ईस्वी तक चली है। और संक्रमणकालीन भाषा जो है वो अवहट्ट जो है और ये 900 से 1100 चली है। मतलब कि अपभ्रंश के समय भी अवहट्ट का थोड़ा सा मतलब समय चला हुआ है और 1100 तक चली हुई है, तो इसलिए इसे संक्रमणकालीन भाषा कहते हैं। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा अगर देखें तो ये 1000 से अब तक चल रही है। इसके भी 3 भाग हैं, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। इसके बाद आते हैं इनका समय। प्राचीन भारतीय हिंदी जो है वो 1100 से 1400 ईस्वी। मध्यकालीन हिंदी जो है वो 1400 से 1850 ईस्वी। और आधुनिक हिंदी 1850 से अब तक चालू है। तो इनका क्रम अच्छे से याद रखना आप लोग। तो आगे देखते हैं कि संस्कृत और हिंदी में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो अंतर के टाइप से लिखा हुआ है। तो इसमें भी देखते हैं क्या क्या है। जो संस्कृत है वो योगात्मक होता है, उसके जो शब्द होते हैं जुड़े हुए होते हैं। और हिंदी में वियोगात्मक मतलब टूटे हुए होते हैं, छोटे छोटे शब्द होते हैं। विभक्ति का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं संस्कृत में। उसमें बहुत सारा एक लंबा सा कोई सेंटेंस होता है तो उसमें 1 ही 2 शब्द मिलते हैं, बहुत बड़े बड़े शब्द। और विभक्ति जो है वो हिंदी में प्रयोग करते हैं, क्योंकि इसमें तो बहुत छोटे छोटे शब्द हम लोग लिख डालते हैं कि वाक्य में। और नंबर 3 पे देखें तो इसमें संस्कृत में 3 वचन होते हैं और हिंदी में ओनली 2 वचन होते हैं। वचन तो आप लोगों को पता ही होंगे, एक वचन, बहुवचन ये। और संस्कृत में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, ये तीनों होते हैं। और संस्कृत में अगर लिंग देखा जाए तो 3 लिंग होते हैं और हिंदी में 2 लिंग होते हैं। शुद्ध उच्चारण संस्कृत में कठिन होता है और शुद्ध उच्चारण सरल होता है हिंदी में। इसके बाद ये बहुत ही बार पूछा गया है क्वेश्चन एग्ज़ाम में, तो ये अच्छे से याद रखना। हिंदी जो है वो फारसी भाषा का शब्द है। आगे चलते हैं। अपभ्रंश का जो समय है वो हम लोगों ने पीछे पढ़ा है। अपभ्रंश 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक चली है। और अपभ्रंश में साहित्य का जो प्रारंभ हुआ है वो 8वीं शताब्दी से हुआ है। और किसके समय से हुआ, ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं स्वयंभू कवि से, जो 13वीं सदी तक रहा है। सॉरी, हाँ आगे देखते हैं। और अपभ्रंश का जो संधि विच्छेद है तो ये भी कई बार पूछा हुआ है। अप प्लस भ्रंश प्लस
घिया। तो ये अच्छे से समझ लेना। अपभ्रंश का शाब्दिक अर्थ भी बहुत बार पूछा गया है, तो इसको भी पढ़ लो। अपभ्रंश का शाब्दिक अर्थ पतन। अपभ्रंश से आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास। यहाँ पे देखा जाए तो अपभ्रंश से जो आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं हैं उनका विकास किस क्रम में हुआ और कहाँ से हुआ, ये इसमें जानकारी मिलेगी। तो देखते हैं अपभ्रंश के भेद और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं। अपभ्रंश के भेद में सबसे पहला आता है सौरसेनी अपभ्रंश। सौरसेनी अपभ्रंश इसमें आती हैं पश्चिमी पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी की जितनी भाषाएं हैं वो सौरसेनी अपभ्रंश में आती हैं। राजस्थानी आती है और गुजराती, ये सारी भाषाएं सौरसेनी अपभ्रंश में आती हैं। सेकंड नंबर पे है अर्धमागधी। अर्धमागधी अर्धमागधी अपभ्रंश में पूर्वी हिंदी, केवल पूर्वी हिंदी में जितनी भाषाएं हैं वो सारी अर्धमागधी अपभ्रंश में आती हैं। थर्ड नंबर पे मागधी अपभ्रंश। मागधी अपभ्रंश में बिहारी, उड़िया, बांग्ला, असमिया, ये सारी भाषाएं मागधी अपभ्रंश में आती हैं। और खस अपभ्रंश। खस अपभ्रंश में पहाड़ी हिंदी आती है, केवल पहाड़ी खस में। और जो पहाड़ी हिंदी है वो सौरसेनी से प्रभावित है, ये पॉइंट याद रखना। आगे 5वें नंबर पे है ब्राह्मण अपभ्रंश। इसमें पंजाबी, लहंदा और सिंधी, ये तीनों ब्राह्मण अपभ्रंश में आती हैं। और जो पंजाबी है वो भी सौरसेनी से प्रभावित है। और महाराष्ट्रीय अपभ्रंश इसमें मराठी आती है। आगे चलते हैं अवहट्ट। अवहट्ट का समय अगर हम लोग देखें तो अवहट्ट का समय 900 से 1100 ईस्वी हम लोग पीछे पड़ चुके हैं। और आगे अवहट्ट को अपभ्रष्ट शब्द का विकृत रूप भी माना जाता है। और इसे हम ये पॉइंट याद रखना, इसे हम अपभ्रंश का अपभ्रंश या परिवर्ती अपभ्रंश कह सकते हैं या कहते हैं। अवहट्ट अपभ्रंश और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के बीच की संक्रमणकालीन भाषा है। ठीक है, इस पॉइंट को फिर से पढ़ो। अवहट्ट अपभ्रंश और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के बीच की संक्रमणकालीन भाषा है। साहित्य में इसका प्रयोग 14वीं सदी तक हुआ है। प्राचीन हिंदी। अब हाँ, समय हो गया है, तो अब इसके आगे प्राचीन हिंदी हम लोग अगले वीडियो में प्रारंभ करते हैं। तो आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ ज़रूर कमेंट में बताएं। और आगे की क्लासेस देखने के लिए, और अगर आपको इस चैनल से, इस क्लास से आपको अगर थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।